हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अभिषेक जैन आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव ITR 1 भरना सिखाऊंगा। मैं एक पर्सन का ITR फिलअप करूंगा और वो ITR होगा नील रिटर्न का। नील रिटर्न भरना क्यों भरते हैं लोग? क्योंकि उन्हें अपनी फाइल बनानी होती है और या फिर बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि यदि आपने पीछे कभी कोई लोन लिया है तो आपको बैंक में ITR सबमिट करने पड़ते हैं नेक्स्ट ईयर्स के भी। तो ऐसे केस में वो हर साल ITR भरते हैं, भले उनकी इनकम हो या ना हो। तो ऐसे में कभी कभार अपन जॉइंट लोन भी लेते हैं, तो जॉइंट लोन में कभी हस्बैंड वाइफ ने लोन ज्वाइन करके ले लिया, तो ऐसे केस में वाइफ का भी रिटर्न देना पड़ता है और वाइफ की कोई इनकम नहीं होती है, तो ऐसे में हमें ITR फुलफिल करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि ऐसे जो केस होते हैं जहाँ पे हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए रिटर्न बनना है, एक नील रिटर्न फाइल करना है, तो उसके लिए हम खुद रिटर्न फाइल कर सकते हैं, हमें कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आज इसी वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम हमारा खुद का ITR फाइल कर सकते हैं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सबके सामने हमेशा लाता हूँ और आगे भी मैं काफ़ी सारे रिटर्न्स और काफ़ी सारे जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो मैं अपने चैनल पे लेकर आऊँगा। तो ये फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। हमें सबसे पहले रिटर्न फाइल करने के लिए जो वेबसाइट है उसका नाम है इनकम टैक्स इंडिया ई filing.gov.in। ये वेबसाइट है, आप वेबसाइट नोट कर लीजिए एक बार। ये हमारी वो साइट है इनकम टैक्स की, जहाँ पे हम रिटर्न फाइल करते हैं ऑनलाइन। ई फाइलिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे हमें रिटर्न फाइल करने के लिए यहाँ पे हमें ये रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यदि हम रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज आप पहले रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो वाली वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगी। यदि आपको चाहिए कि किस तरह से रजिस्टर करते हैं वो आपको समझना है तो उस पर क्लिक कीजिए, आप पहुँच जाएंगे वहाँ पे और उसे देख देख के आप आपका रजिस्टर कर लीजिए आपका अकाउंट या फिर उस पर्सन का जिसका आप रिटर्न भरना चाहते हैं। उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन पे आपको यहाँ पर पासवर्ड और यूज़र आईडी डालना है। यूज़र आईडी हमेशा आपका पैन नंबर होगा, पासवर्ड जो आपने रजिस्टर करते वक्त सेट किया था वो होगा। तो हम यहाँ पे डालते हैं पैन नंबर डालना है हमें यहाँ पे उनका। तो ये पैन नंबर है, एक पेपर पे लिख के रखिए फ्रेंड। जब भी आप रिटर्न फाइल करने वाले तो एक पेपर पे लिख के रखिए, फिर एक्सेल शीट पे लिख के रखिए उनका पैन नंबर, उनका पासवर्ड, ईमेल आईडी, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये जो भी सब चीज़ें लगते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम भर रहे हो तो आप ये सब चीज़ें साथ में रखिए। या फिर आप रिपीटेटिव मतलब सेकंड टाइम या सेकंड टाइम से ज़्यादा आप भर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ पैन नंबर और पासवर्ड की ज़रूरत है, बाकी सब ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप मिल जाता है। तो आइए, फिर हमें डालना है पासवर्ड। यहाँ पे कैप्चा डालिए, लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद में इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ये इंटरफेस में से काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हमें जो रिटर्न फाइल करने के लिए ज़रूरी है वो दो ऑप्शन है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है यहाँ पे से व्यू 26AS। आपको कोई भी रिटर्न फाइल करने से पहले सबसे पहले आदत डालनी है कि आप 26AS चेक करें, टैक्स क्रेडिट चेक करें, किस किस ने आपका TDS काटा है। यदि काटा है तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यदि आपके पास फॉर्म 16 फॉर्म 16A जो 16 और 16 नहीं है तो आप 26AS में आपका टैक्स क्रेडिट चेक कर सकते हैं। तो ये वाली जो वीडियो है, ये वाली वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि विदाउट फॉर्म 16 और 16A किस तरह से रिटर्न फाइल करते हैं, वो भी नील का रिटर्न किस तरह से फाइल करते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ पे जो इनकम होगी, जो भी हाउस होल्ड की इनकम होती है वो होती है इंटरेस्ट, सेविंग के ऊपर, FD के ऊपर जो भी होता है इंटरेस्ट का, वो उनकी इनकम होती है। मेन सोर्स तो वही होता है। उसके अलावा कुछ होता है तो हमें वो कहाँ से मिलता है, बैंक स्टेटमेंट से मिलता है। तो हमारा पहला डॉक्यूमेंट होगा हमारे कुछ डॉक्यूमेंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि आपको पैन नंबर रखना है, साथ में आधार नंबर रखना है यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। और उसके बाद में आपको थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है उनके बैंक की पासबुक। यदि उनके पास बैंक की पासबुक नहीं है तो आप उनसे कहिए कि वो आपको लॉगिन करके एक्सेल के फॉर्मेट में या फिर PDF ऐसे केस में भी आप वो उनसे मंगा लीजिए। यदि एक्सेल में मिलता है तो बहुत ईजी है, आपको सॉर्टिंग करने में बहुत ईजी हो जाएगा।
ये भी पीडीएफ है, तो आपको सिलेक्ट करके पर्टिकुलर कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करना होगा कि टोटल इंटरेस्ट कितना है, फिर टोटल अदर सोर्स ऑफ इनकम कितनी है। यदि एक्सेल है तो मैं आपको बता दूं कि कितना इजी हो जाएगा। पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट नोट करवा देता हूँ। एक आप पैन कार्ड लीजिए, फिर आधार कार्ड लीजिए, फिर पासबुक लीजिए। पासबुक एक्सेल, पीडीएफ या फिर फिजिकल पासबुक जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिए। 26A लीजिए यहाँ से डाउनलोड करके। फिर फॉर्म 16 या फिर फॉर्म 16A जो भी उनके पास में वो लीजिए। और उसके बाद में उनके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए रिटर्न फाइल करने से पहले। और बैंक पासबुक में से उनका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड मिल जाता है। यदि वो नहीं है तो आप उनसे कैंसिल चेक की फोटो, कैंसिल चेक भी ले सकते हैं, वहाँ से भी आपका आईएफएससी और बैंक अकाउंट मिल जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद में आप आपका रिटर्न भरना शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि बैंक अकाउंट के बारे में, यदि आप एक्सेल फॉर्मेट में लेते हैं तो आपको बैंक अकाउंट कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। उनकी सारी एंट्रीज मिल जाएगी और डेबिट क्रेडिट सब मिल जाएगा, डेट वाइज पूरी स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो एक्सेल फॉर्मेट में होने के बाद में बेनिफिट क्या हो जाता है, आप यहाँ पे फिल्टर लगा के इंटरेस्ट की एंट्री निकाल सकते हैं, और प्लस पूरे बैंक अकाउंट की स्क्रूटिनी बहुत ही इजीली और बहुत ही कम से टाइम में कर सकते हैं। जैसे कि एक बार आपने ओवरलुक कर लिया यहाँ पे कि क्या क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट है, यूपीआई पेमेंट है, यस बैंक से ट्रांसफ़र है, कुछ पेपल से ट्रांसफ़र है, अमेजोन से ट्रांसफ़र है, और आईएमपीएस है, कुछ नंबर है वहाँ से ट्रांसफ़र है, जेन 992 से यहाँ पे काफ़ी सारी एंट्री दिख रही हैं। एक बार ऐसे ओवरलुक कर लो, लेट फी कुछ तो भी फी करके कुछ दिखा था मुझे, ओके, यानी तो ये आपका गूगल पेमेंट, गूगल पे का अकाउंट है, और जेन 992 ये कुछ नंबर है। तो ये सब चीज़ों से है। यदि आपने ये सब देख लिया उसके बाद में आप यहाँ पे एक रिमार्क को कॉलम डाल सकते हैं, और यहाँ पर आपके रिमार्क लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको फिल्टर लगाना है, फिल्टर लगा के यहाँ पर डालना है इंटरेस्ट। आपके इंटरेस्ट की फिगर आपको रेडीली मिल जाएगी। यहाँ पर आप रिमार्क में डाल दीजिए इंटरेस्ट। फिल्टर को लिए और फिल्टर यहाँ से लगा दीजिए अभी, सॉरी, यहाँ से जो आपने सेलेक्ट किया उसे अनसेलेक्ट करके अभी जो बैलेंस जो बचे हुए हैं वाली एंट्री अभी हमें दिख रही है। अब यहाँ पे जो जो एंट्री हमें दिख रही थी, जैसे कि जेन 992 करके दिख रही थी, तो 992 ये सारी जेन 992 की एंट्री हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सब जेन 992 से ट्रांसफ़र है। तो आप जैसा यहाँ पे रिमार्क दिख रहा है वैसा रिमार्क यहाँ पे लिख लो, और बाद में जो भी पर्सन है उससे पूछ लो कि क्या इसका फुल फॉर्म क्या है, क्या एंट्री है, या आप उससे डिटेल मांग लो। पर ये किसी से ट्रांसफ़र है तो ये इनकम या खर्चा नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद में अमेज़ोन करके था, तो ये जो है ये सब पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, तो यहाँ पर आप पर्सनल लिख दो। अमेज़ोन करके 2-3 नाम थे, तो ये भी अमेज़ोन है। स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, इसलिए आप देख के वो यहाँ पे रिमार्क डाल दो। फिर आप फिल्टर खोल के देख लो और ज़्यादा कौन कौन सी एंट्री दिख रही है, और जो भी एंट्री दिखती है, जैसे कि अभी यहाँ पे ये रेफरेंस मिला है निर्मल बंग, इसको कॉपी करो, यहाँ पे ऊपर आके सर्च करो, निर्मल बंग की 3 एंट्री मिल गई, सबको वही लिख दो जो आपने कॉपी किया है। फिर से फिल्टर खोलोगे और यहाँ पे देखो कि और क्या क्या एंट्री, बड़ी बड़ी एंट्री देख लो, ये बड़ी वाली एंट्री है अजय कुमार, तो है ना, यहाँ पे इसको आप जाने यहाँ पे सर्च करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो हमने कॉपी किया था नेम। ये भी पेमेंट लेन देन की एंट्री है। फिर ऐसी और एंट्री देखेंगे और कौन सी एंट्री हैं जो आ रही है, बढ़िया एंट्री दिखते हैं, जैसे कि ये वाली एंट्री है। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर से आया है @YBL, मतलब इन्होंने फ़ोन पे से ट्रांसफ़र किए हैं सारी एंट्रियाँ। तो ये पे ट्रांसफ़र एंट्री है, सेलिंग इनकम और एक्सपेंस की एंट्री नहीं है। यहाँ पे वही रिमार्क, वो जो हमने रिमार्क कॉपी किया वही यहाँ पे लिख देंगे, बाद में पूछ लेंगे किसने ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, तो ये बेसिक रिटर्न है, तो यहाँ पर हमको बैलेंस शीट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं, तो इतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह से आपको सारे रिमार्क डाल देने हैं। सारे रिमार्क डालने के बाद में ये शीट इस तरह से हो जाएगी, हर एक के सामने आपको रिमार्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रिमार्क अभी हमें इस तरह से मिल जाएंगे सारे के सारे। इसके ऊपर आपको पिवट लगाना है रिमार्क के ऊपर,
और पिवट लगाने के बाद में आपको इस तरह से एक एंट्री, ये सारी डिटेल मिल जाएंगी। और यहाँ पर हमें इंटरेस्ट की फिगर मिल जाएगी कि इतना इंटरेस्ट हमें डिपॉजिट हुआ है। बाकी फादर ने दिया है, अमेजोन पे खर्चे किए हैं, पार्टी ने ट्रांसफ़र किया है, पार्टी ने ट्रांसफ़र किया है, निर्मल बैंक में इन्होंने कुछ फंड ट्रांसफ़र किया होगा, पेपर पर्सनल, ये पर्सनल खर्चा है कुछ इनका। और ये सस्पेंस में, तो सस्पेंस में उनको पूछ लेना, लेकिन ये भी ट्रांसफ़र एंट्री है, खर्चे की कोई एंट्री नहीं है। तो अभी हमारे यहाँ पे जो पूरी बैंक में हमें जो काम की चीज़ है वो ये वाली है, 1036 रुपये। तो हमें अभी नील रिटर्न बनना है। नील रिटर्न में हमने हमारी इनकम आइडेंटिफाई कर ली है कि हमारी क्या इनकम है। बेस्ड ऑन दैट हमें रिटर्न फाइल करना है। हमने 26 एज में जाके चेक कर लेना है रिटर्न फाइल करने से पहले एक बार फिर भी कि कुछ है या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 26 एज 0 है। तो अभी हमें फाइल कर देना है बस रिटर्न। आपको ई फाइल पाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न AY 2021 ITR 1, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम है सिर्फ, इसलिए ITR 1 आएगा। ओरिजिनल पे पेन सबमिट ऑनलाइन। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर जो है सिलेक्ट कर लेना है। ये यदि आपने पहले भरा है रिटर्न तो आपको ये वाला दिखेगा, यदि आप फर्स्ट टाइम भरे तो आपको ये नहीं दिखेगा। कंटिन्यू कीजिए, ओके कंटिन्यू। यदि आप फर्स्ट टाइम भरे तो आपको अंदर डालने के लिए ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे आपका जनरल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी भरा हुआ है रिटर्न, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक फिलअप आ गई है। यदि आप फर्स्ट टाइम भरे तो आपको भरना होगा। यहाँ पे आपको आपका पैन नंबर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपको नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम वगैरह सब डालना पड़ेगा। आधार नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा, एड्रेस, मोबाइल नंबर, और फिर उसके बाद में आपको डालना होगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है आपका। तो नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको कोई भी एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं है आपका, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक करना है। और रिटर्न हम अंडर सेक्शन 139(1) भर रहे हैं। बिफोर ड्यू डेट भरते हैं तो 139(1), लेट भर रहे हैं तो 4, रिवाइज कर रहे हैं तो ये, और आप कोई नोटिस का अंडर कंडोलेशन फाइल करके आप कर रहे हैं तो आपको अगला सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे ये जो 3 कंडीशन है बहुत ही ज़रूरी कंडीशन है, नई कंडीशन है, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। यदि आप रिटर्न फाइल नहीं भी करते हैं तो आपको यदि आप आज तक आपने कभी रिटर्न फाइल नहीं किया, आपको एप्लीकेबल भी नहीं होता है, आपको इंटरेस्ट इनकम तक भी नहीं है, बैंक इंटरेस्ट भी नहीं है, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा यदि आप ये 3 कंडीशन फॉलो होते हैं तो। ये 3 कंडीशनों के बारे में मैंने डिटेल में मेरी एक वीडियो के ऊपर बताया हुआ है कि क्या है ये 3 कंडीशन अबाउट फॉरेन ट्रेवल और इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट और कैश डिपॉजिटेड। तो ये 3 कंडीशन की आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं ये वाली वीडियो में इसके बारे में नहीं बताता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे फिलहाल आपको नो सिलेक्ट कर देना है क्योंकि ये फॉल नहीं होते हैं उसमें, तो आपको ये कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आपको कंप्यूटेशन शीट पर जाना है। कंप्यूटेशन शीट में आपको सैलरी नहीं है तो आपको ग्रोस सैलरी वगैरह, सैलरी वाला जो B1 है एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको सीधा नीचे आ जाना है B2 पे, हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी से भी कोई भी इनकम और लॉस नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तीसरा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज वाले को यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट डालना है ना आपको, तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट लिख लो और यहाँ पे क्लिक करो। और आपका इंटरेस्ट कितना था, 1136 वो आपको इधर लिखना है, ठीक है। और चलो जिनका सैलरी है और 2.5 लाख से कम है और वो भी नील रिटर्न भरना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको आपका सैलरी फॉर्म 16 में से देख के लिखना है। यदि आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, आपको नहीं मिलता है फॉर्म 16 के, 2.5 लाख से नीचे है, तो आपको आपका एम्प्लॉयर अगर फॉर्म 16 नहीं देता है तो आपको आपकी पे स्लिप निकालनी है। पे स्लिप में से जो आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है ना, वो ग्रॉस सैलरी की टोटल मल्टीप्लाई बाय 12 करो, और या फिर 12 महीने की 12 सैलरी कलेक्ट करो, उस पर देखो टोटल सैलरी कितनी बनती है और टोटल मिला के यहाँ पे लिख दो। अलाउंस कुछ मिलते हैं आपकी सैलरी स्लिप में, अलाउंस दिख रहे हैं तो वो लिखो, नहीं तो यहाँ पे लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आपको सीधा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में यदि आपने सपोज यहाँ पे आपकी सैलरी लिख दी 12 महीने के मल्टीप्लाई करके, आपको 2,40,000 सैलरी आ रही है, आपको यहाँ पे लिख देना है वो। ये आपके में एप्लीकेबल नहीं होंगे तो आप छोड़ दो उन्हें। और यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिल जाएगा, ये सबके लिए है तो आपको भी मिल जाएगा, जो भी सैलरी अर्न करता है सबके लिए है। तो आपकी टोटल इनकम 1,90,000 हो जाएगी। तो जिसकी इनकम ज़्यादा भी है 2,50,000 से, सपोज किसी की इनकम होगी
2,70,000 है, तो भी उसको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। उसकी नेट इनकम जो होगी 2,20,000 होगी, जो कि 2,50,000 से कम होगी, उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यदि आप हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट भी पे करते हैं, आपने लोन पे हाउस प्रॉपर्टी ली है, तो आप यहाँ पे उसका डिडक्शन भी ले सकते हैं। सपोज आपने 50,000 का लोन पे किया है साल भर में, 50,000 लिख दो, आपकी इनकम और कम हो जाएगी यहाँ पे। ये अरियर्स ऑफ रेंट में यहाँ पे नहीं लिखना है आपको, ये ऊपर लिखना है इंटरेस्ट वाले कॉलम में। नहीं, यहाँ पे आपकी इनकम कम हो गई। ठीक है, तो ये दोनों कॉलम आपको भरने यदि आप एप्लीकेबल हो। ये मेरे वाले केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं इनको हटा देता हूँ। बाकी रिटर्न दोनों में सेम रहेगा। ये भी हटा दो, यहाँ से ये भी हटा दो। हम नील रिटर्न भर रहे हैं, वो भी सिर्फ सेविंग बैंक के हिसाब से, तो आपको वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सेविंग बैंक लिख देना है। बाकी इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ है नहीं है तो मत लिखो, होगी तो लिख दो। और अब यहाँ पे सेविंग बैंक में भी कैसा है, जितना आपको ये इंटरेस्ट मिला है उतने का आपको 80 TTA में डिडक्शन मिल जाता है, क्योंकि 10,000 रुपये तक का लिमिट है। 10,000 तक का यदि आपको कोई सेविंग बैंक में इंटरेस्ट मिला तो सारा का सारा माफ हो जाता है। तो यहाँ पर आप पूरी अमाउंट लिख दो जो आपको ऊपर ऊपर आपने लिखी है 1136। आपकी इनकम हो जाएगी ज़ीरो, जो ज़ीरो इनकम का रिटर्न है। और ज़ीरो इनकम पे आपका टैक्स वगैरह सब ज़ीरो रहेगा। सपोज आपकी इनकम यहाँ पर होती थी, क्योंकि ज़ीरो है तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, चाहूँगा कि अगर आपकी इनकम टोटल 5,50,000 से कम है तो आपको कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, आपका नील रिटर्न रहेगा। आप नील रिटर्न फाइल करते हो। जिन जिन की इनकम 5,50,000 से कम है उन सब ने इसी तरह से यहाँ पे आके आपका ITR रिटर्न बनना है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि किस तरह से बनना है एक बार फिर से। कि सैलरी इनकम, सपोज किसी की सैलरी इनकम 5,50,000 तक है या फिर 5,00,000 से कम है और अदर इनकम सब मिला के टोटल 5,50,000 होता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको टैक्स नहीं भरने को आएगा। कैसे नहीं आएगा, देखो टोटल मैं यहाँ पे 5,50,000 ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, या फिर चलो इसको मैं 5,00,000 लेता हूँ। मेरी इनकम कितनी आई यहाँ पे 5,00,000, 50,000 का स्टैंड डिडक्शन मिल गया मुझे। 4,50,000 मेरी इनकम सेलरी आई। और सपोज मेरे यहाँ पे जो अदर सोर्सेस से इनकम है वो मेरी कुछ और इनकम भी हो गई है, एनी अदर इनकम मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर ये तो सेविंग बैंक है, इसके अलावा अदर सोर्स की इनकम भी अगर मैं लिख दूँ एनी अदर इनकम, और यहाँ पे 50,000 कर दूँ मैं, तो मेरे ऊपर 5,00,000 लिया मैंने और यहाँ पे 50,000 लिया, तो टोटल मेरी कितनी हो गई 5,50,000 मैंने इनकम यहाँ पे डाल दिया। 5,50,000 में से मेरे 50,000 ये चले गया, तो मेरा टोटल कितना है 5,01,136, इतनी मेरी इनकम आ गई। और यहाँ पे से मैंने इसका डिडक्शन ले लिया है 80 डे का, तो मेरी नेट इनकम कितनी आई 5,00,000, मतलब 5,50,000 मेरी इनकम थी, 50,000 का डिडक्शन मिल गया, मेरी इनकम आई 5,00,000। अभी 5,00,000 के ऊपर क्या होता है, क्योंकि 5,00,000 हमारा 2,50,000 से ज्यादा है तो हमारा टैक्स बनता है। टैक्स रेट कितना है 2,50,000 से ऊपर 5,00,000 तक या तो 2.5 लाख का जो पोर्शन है उसको 5% टैक्स रेट है। तो 5,00,000 2.5 लाख के ऊपर हमारा 5% कितना हो गया 12,500 रुपये, तो 12,500 हमारा टैक्स आ जाएगा। ये टैक्स आया अंडर 87A। गवर्नमेंट ने हमें रिबेट दिया हुआ है, जिसकी इनकम 5,00,000 है, जिसकी इनकम है तो ये वाली इनकम, जिसकी इनकम टोटल इनकम 5,00,000 आती है सब डिडक्शन माइनस होने के बाद में, वो वाली इनकम यदि किसी की 5,00,000 से कम है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से 87A में उतना ही डिडक्शन है, मतलब 12,500 तक का आपको डिडक्शन है, ये जो आ रहा है। और यदि आपकी इनकम 5,00,000 से ज़्यादा जाती है तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो सपोज अगर ये जो इनकम है मेरी, क्या होता अगर ये वाली इनकम मेरी 100 रुपये से ज़्यादा हो जाती है, अगर 100, तो क्या होता, देखिए फ्रेंड्स मुझे रिबेट नहीं मिलता। यदि आपकी इनकम 5,00,000 रुपए से एक भी रुपये ज़्यादा है ना तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा, आपको 12,500 रुपये भरना होगा। तो 100 रुपये की इनकम की वजह से आपको यहाँ पे पूरा का टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आपकी इनकम 5,00,000 है, 5,50,000 तक है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। आप नील का रिटर्न आराम से फाइल कर दो इस तरह से, यहाँ आपको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, कोई भी टैक्स नहीं आया है देखो। और यहाँ पे आना है, आपको टैक्स डिटेल चेक कर लेनी है। यहाँ पे आके देखिए आपका रिफंड और टैक्स पेबल सब जीरो आ रहा है, टैक्स पेबल जीरो। बैंक अकाउंट डालो, बैंक अकाउंट की डिटेल डालो, सेल्फ सिलेक्ट करो, प्लेस डालो और प्रीव्यू एंड सबमिट कर दो। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा किस थ्रू से करो, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है। आगे के शेड्यूल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। तो हमारी ये वाली शीट पे अभी हम ये वाले रिटर्न को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसे जीरो कर देते हैं।
ओके, तो हमारे केस में इतना इंटरेस्ट है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है फ्रेंड्स, जो है वो देना है। तो अभी हमारे केस में सैलरी नहीं है, हाउस होल्ड है, बैंक इंटरेस्ट हम उतना ही देंगे, ऐसी नहीं ज़बरदस्ती इनकम दिखा दें फाइल मजबूत करने के लिए, तो नहीं, ज़रूरत नहीं है तो मत करो बिल्कुल भी। तो इस तरह से आपको ये भरना है, और यहाँ पे देखिए रेडी हो गया है। अभी यहाँ से आप इसे प्रीव्यू एंड सबमिट कर सकते हैं, और फिर ये सब करने के बाद में आपको यहाँ पे लास्ट में प्लेस डालना है। प्लेस डालने के बाद में आप यहाँ पे तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अभी वेरीफाई करवाना चाहते हैं। वेरीफाई करवाने के लिए आपके पास आपका वैलिड आधार होना चाहिए, बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड होना चाहिए, प्री वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर होनी चाहिए। यदि आपके इनमें से कोई भी एक चीज़ है तो आप ई वेरीफाई कर सकते हैं आपका अकाउंट अभी कभी, या तो फिर आप 120 डेज़ के अंदर कभी भी ई वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप ई वेरीफाई ही नहीं करना चाहते हैं, आप उसको फिजिकली 120 डेज़ के अंदर आईटी ऑफिस बेंगलुरु में भेजना चाहते हैं विद स्पीड पोस्ट या फिर नॉर्मल पोस्ट, तो आप ये वाला ऑप्शन टिक कीजिए। जो भी ऑप्शन है आप सेलेक्ट करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हमारे केस में हम यहाँ पे ये कर लेते हैं क्योंकि मैं इसको बाद में ई वेरीफाई करवा दूंगा। ये करवा के आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करें। जो भी आपको कुछ मिस्टेक हुई होगी, रह गया होगा, वो आपको यहाँ पर पूछ लेगा। यहाँ पे नॉट क्लेमिंग, यहाँ पे भी नॉट क्लेमिंग कर लो और सबमिट पे करो। ये आपको आपका प्रीव्यू बता देगा, ये आपका प्रीव्यू है। सब 0 0 है, हमने सिर्फ अदर सोर्सेज में डाला है इंटरेस्ट, वो दिखा दिया। यहाँ पे उसके रिडक्शन ले लिया, फुल 0 0 इनकम, हमने कुछ भरा ही नहीं है, तो ये रिटर्न ओके है। अभी हमें क्या करना है, सबमिट कर देना है। आप इसका प्रीव्यू भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में, हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो हमारा आईटीआर अपलोड हो चुका है। यहाँ पर से आप उसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई करने से पहले मैं आपको एक बार इसका आईटीआर भी दिखा देता हूँ। मुझे किस लोगों ने कमेंट किया था कि आईटीआर रिटर्न अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो ये उनके लिए भी एक रिप्लाई है कि रिटर्न अपलोड हो रहा है। आपने करते वक्त कुछ तो भी मिस्टेक किया होगा, उसकी वजह से नहीं हुआ होगा, लेकिन हो रहा है। यहाँ से देखिए, अभी आप आईटीआर भी जब डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पर आपको कोई भी इनकम की डिटेल नहीं दिखेगी, सिर्फ वेरिफिकेशन का दिखेगा, और ये आपके कहीं पे भी कुछ भी काम नहीं आएगा, बैंक में भी कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि विदाउट इनकम वगैरह वगैरह वो काम का नहीं होता है। तो आपको अभी ये वेरीफाई करवाना होगा। वेरीफाई किस तरह से कराना, वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, मैं आपको भी वेरीफाई करके भी बता देता हूँ किस तरह से वेरीफाई करवाया जाता है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ई वेरीफाई रिटर्न, ई वेरीफाई पे क्लिक करो। आई ऑलरेडी हैव ईवीसी, या फिर आई डू नॉट हैव ईवीसी, आई वुड लाइक टू जनरेट ईवीसी थ्रू टू ई वेरीफाई माई अकाउंट my return, I would like to use Aadhaar OTP to e-verify my return। हम यहाँ पर आधार OTP का इस्तेमाल करेंगे। इस पर क्लिक करें और जनरेट नाउ। अभी आपका आधार OTP जो है आपको यहाँ पे डालना है। तो ये OTP लिखने के बाद में आई एग्री पे क्लिक करें और सबमिट। तो ये आपका वेरीफाई हो चुका है विद ट्रांजेक्शन आई डी सो एंड सो। An email confirmation will be sent to an email ID mentioned in ITR shortly. Acknowledgement or ITR will be sent to an email ID mentioned in ITR based on the e-verification. Also, the status of submitted return can be viewed under My Account, View e-return, e-file return or form or income tax return वगैरह। So note, in case of successful e-verification, acknowledgement will be sent, else ITR will be sent। ठीक है, सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, नहीं तो फिर आईटीआर भी मिलेगा। तो आईटीआर भी तो ये था जो भी हमने देखा। अभी ई वेरीफाई होने के बाद में आपको ये पूरा डिटेल में मिलेगा एक्नॉलेजमेंट। यदि आप अभी यहाँ से जाके देख लें तो ये देखिए सक्सेसफुली ई वेरीफाइड बता रहा है, करेक्ट। अभी आप यहाँ पे से इसे क्लिक करके पूरा एक्नॉलेजमेंट ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाता है। और ये कब हुआ, ई वेरीफाई करने के बाद में। ई वेरीफाई करने से पहले ये ऑप्शन वहाँ पे नहीं आ रहा था, दिखता भी नहीं था ये किस तरह से मतलब आपने देखा कि आईटीआर भी दिख रहा था, सिर्फ वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं दिख रहा था। तो ये पूरा ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट है पूरा, और वेरीफाई करने के बाद में ये फुल डिटेल में आता है। जो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपकी वाली वीडियो पसंद आई होगी, आपके काफ़ी सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे और आपने कुछ नया सीखा होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ कमेंट करें मुझे कमेंट बॉक्स पे, और लाइक करें वीडियो को,
शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स और आपके सर्कल में शेयर करें, सब लोगों के साथ शेयर करें यदि आपको वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो थैंक यू फ्रेंड्स।